आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डायरिया एंड अलोंग विद दिस देयर इज अनदर टॉपिक व्हिच इज टेम्पनी। ठीक है, ये दोनों जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोग फर्दर साइन सिम्टम्स के ऊपर जाओगे तो आपको पता लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डायरिया। व्हाट इज डायरिया? डायरिया में दो टर्मिनोलॉजी जो है मेन इस्तेमाल की जाती हैं, एक एंट्राइटिस के नाम से और एक डेसेंट्री के नाम से। तो एंट्राइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल है, और जबकि डेसेंट्री जो है उसका हम ब्लडी डायरिया के जो नेम से जो है वो जानते हैं। वर्ड डायरिया जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग है डाया थ्रू एंड रहीन टू फ्लो। ठीक है, थ्रू फ्लो जो है वो डायरिया कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन की तरफ जाए तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लूइडिटी ऑफ द फीसिस एंड बाउल मूवमेंट। ठीक है, फीसिस और बाउल की मूवमेंट जो है वो अगर इंक्रीज कर जाए अपनी फ्रीक्वेंसी में और फ्लूइडिटी में, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ डायरिया। ठीक है, three types of diarrhea. Number one is acute, the number two is chronic diarrhea, and the number three is persistent diarrhea. How we can differentiate these three types? So, for first of all, acute means sudden. Whenever the word acute is used, it means the sudden onset. ठीक है, and last less than 2 weeks. अगर डायरिया अचानक से स्टार्ट हो जाता है और वो 2 हफ्ते से कम अरसे के लिए, 3-4 दिन के लिए, ये 2 दिन के लिए वो कंटिन्यू रहता है, अगर ट्रीटमेंट उसकी कर दी जाए टाइमली, तो उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। 90% आर इन्फेक्शियस इन एटियोलॉजी। जो एक्यूट डायरिया है उसमें 90% चांसेस होते हैं कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। वेदर जो 10% है और काज्ड बाय मेडिकेशन, हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है, एनिमल जो है, वो कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है या मेडिकेशन उसको दी जा रही है, जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे जो है एनिमल को डायरिया स्टार्ट हो। इसके अलावा टॉक्सिन इंजेक्शन, अगर कोई टॉक्सिक चीज खा ली है, ठीक है, जैसे जंगली पालक ये एनिमल्स को अगर दी जाए चारे में, तो उसकी वजह से डायरिया जो है वो शुरू हो जाता है। या एस्कीमिया, उसकी वजह से जो है ये एक्यूट डायरिया की कंडीशन जो है वो, ऑक्सीजन की कमी होगी उसकी वजह से, ब्लड की कमी होगी उसकी वजह से इंटेस्टाइनल वॉल में, तो उसकी वजह से जो है एक्यूट डायरिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि क्रॉनिक डायरिया हमारे पास आ जाता है। क्रॉनिक डायरिया जो है ये वो डायरिया है जो कि 4 हफ्ते तक का अरसा या 4 हफ्ते से ज्यादा का अरसा जो है वो ले लेगा। डायरिया जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। मोस्ट ऑफ दीज काज्ड बाय नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनिमल को जो है वो फीड जो दी जा रही है वो उसके साथ मुवाफिक नहीं बैठ रही, या जो फीड दी जा रही है उसके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इन्हांस कर रहे हैं इस डायरिया की कंडीशन को। ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो क्रॉनिक डायरिया। देन वी हैव परसिस्टेंट डायरिया। ठीक है, परसिस्टेंट डायरिया वो डायरिया है जो कि 2 से 4 हफ्ते के दरमियान दरमियान जो है वो टाइम ले रिकवर होने का, या चलता रहे इतनी देर के लिए। 2 वीक, मोर देन 2 वीक्स एंड लेस देन 4 वीक्स के टाइम ड्यूरेशन का जो डायरिया होगा उसको हम परसिस्टेंट डायरिया में कंसिडर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये अलाउ कर दें स्टूडेंट्स को। जी कर दी है मैंने। ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं एटियोलॉजी की तरफ। तो एटियोलॉजी में हमारे पास एटियोलॉजी इटसेल्फ, यू नो के व्हाट इज द कॉज। ठीक है, वजह क्या है डायरिया की। तो इसमें डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स हैं। अगर इन्फेक्शियस एजेंट्स की तरफ जाया जाए तो उसमें बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया में साल्मोनेलोसिस की डिजीज है, उसमें डायरिया हो जाता है। एंटेरोटॉक्सीमिया है, इसमें डायरिया हो जाता है। जॉनीज डिजीज है, इसमें क्रॉनिक जो है वो अडल्ट एनिमल में हो जाता है। उसके बाद वायरल डिजीज की तरफ अगर आए, ये तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए, इस तरह की और भी डिफरेंट इन्फेक्शियस ओरिजिन की डिजीजेज हैं जिसमें ये डायरिया कंडीशन डेवलप होती है। वायरल में हमारे पास बीवीडी, बीवीडी इज बोवाइन वायरल डायरिया,
और ब्लू टंग डिजीज है। एंड देन वी हैव पीपीआर, पेस्टी डेस्पटाइटिस रूमिनेटस, ठीक है, इसमें भी डायरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारे पास केनाइन डिस्टेम्पर है, ठीक है, ये केनाइंस की जो डॉग्स की है इनमें ये डायरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। देन वी हैव इन फंगल अस्परजिलोसिस की जो कंडीशन है, जो डिजीज है, वो डायरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप करती है। देन पैरासिटिक इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास फिशोलियोसिस, जियार्डियोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये डायरिया की कंडीशन डेवलप करते हैं। और अगर हम मिसलिनियस जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनकी तरफ देखें तो उसमें हमारे पास पॉइजनिंग आ जाती है, लैक्टिक एसिड डोसेज आ जाती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस है, ईओसिनोफिलिक कोलाइटिस, ठीक है, ये डॉग्स के अंदर जो है मेनली कॉज करता है। और उसके बाद कोलाइटिस एक्स डिजीज जो है ये हॉर्सेस में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू कम टू नो हाउ द डिजीज डेवलप, ठीक है, वो प्रोसीजर जिसके जरिए वो डिजीज जो है वो होती है उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। डायरिया डेवलप्स व्हेनेवर द स्मॉल इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज एंड सेक्रेशन इंक्रीज। इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है और सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी कंडीशन में जो है वो डायरिया जो है वो डेवलप होता है। तो अगर इसकी टाइप्स की तरफ जाएं, पैथोजेनेसिस टाइप्स, उसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। ऑस्मोटिक इफेक्ट्स, ठीक है, ऑस्मोटिक इफेक्ट में क्या है, बॉडी का इंटरनल जो फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन ल्यूमन, इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्यूब है वहां पे सक्रीट हो जाता है और उसके बाद वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता। बेसिकली जो है ये फ्लूइड जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर से निकल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ मिक्सअप होता है और उनको जो है अब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अंदर ले जाता है डाइजेशन के जरिए, ठीक है। लेकिन अगर वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब फ्लूइड ना हो तो उसको ऑस्मोटिक इफेक्ट कहते हैं और उसकी वजह से जो है वो फ्लूइडिटी जो है पीसेस की वो बढ़ जाती है और डायरिया की कंडीशन होती है। देन वी हैव एक्सुडेशन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फ्लेमेशन कंडीशन जो है वो इंटेस्टाइन में डेवलप होगी है। फ्लूइड प्रोडक्शन बियॉन्ड द अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, फ्लूइड तो प्रोड्यूस हो रहा है और वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा अगेन, ठीक है, तो उसको हम वो स्पेसिफिक एरिया में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एक्सुडेशन और इन्फ्लेमेशन का प्रोसीजर है जिसके जरिए जो है डायरिया की कंडीशन में। उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो उस एरिया के स्पेसिफिक विलाए हैं, जो कैपिलरीज हैं जो वहां पे अब्जॉर्ब करती हैं, उनमें कोई डिस्ट्रक्शन होगी, एट्रोफी होगी है या उनकी ग्रोथ रुक गई है या उनको ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो उसकी वजह से जो है वो वहां से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे सेल जो है उस फ्लूइड को, तो इसमें अगेन जो है वो डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ये पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो है फीसिस या बाउल जो मूवमेंट है वो शो की हुई है। इसमें वो कह रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उसमें से वाटर जो है वो बॉडी की तरफ जा रहा है, जबकि डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर से, बॉडी सेल से वाटर एंड पोटाशियम, क्लोरीन एंड सोडियम आयन जो है वो मूव करके जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाता है एंड इट कॉज द डायरिया, ठीक है। इट मीन्स कि डायरिया के अंदर जो है वो जस्ट वाटर लॉस नहीं होता, मिनरल लॉसेस भी होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ओआरएस जो मिनरल मिक्सचर है उसका इस्तेमाल किया जाए। देन वी हैव क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस में हमारे पास जब हमने टाइप्स पढ़ी थी डायरिया की तो वो 2 मेन पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ी 3 थी लेकिन मेन जो दो दो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इन एक्यूट एंट्राइटिस, ठीक है, और दूसरी है इन क्रॉनिक कंडीशन। इसमें क्या डिफरेंस होगा, जो डायरिया के साइन सिम्टम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो एक्यूट एंट्राइटिस है इसमें पैसेज ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लूइड फीसेस होगा, ठीक है, जो फीसेस हैं वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा होगी और एनिमल जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा और उसमें एनिमल में एब्डोमिनल पेन होगी, टॉक्सीमिया जो है टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है, एंड मे कंटेन ब्लड और म्यूकस और बोथ इन द फेसेस, ठीक है। और इसके बाद अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है वो इस डायरिया की एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन में जो है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है वो
देखने में आती है। इन क्रॉनिक केसेस नो ऑर्डर, ठीक है, इसमें जो फीसिस होंगी उससे स्मेल नहीं आएगी और एनिमल वेट लॉस की तरफ जाएगा, ठीक है, और एमेसिएशन और आहिस्ता आहिस्ता वो उसका बॉडी का मास जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्रॉनिक जो डायरिया की कंडीशन है इसमें क्लिनिकल डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं देखने में आती। Okay. Now we have differentiation between the diarrhea and dysentery. ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था डायरिया और डिसेंट्री में। डिसेंट्री ब्लडी है, डायरिया है, जबकि डायरिया जो है वो सिंपल पैसिव फ्लूइड इन द फीसिस है। डायरिया में क्या होगा, वॉल्यूमिनस फ्लूइड फीसिस में होगा, फीसिस में बहुत ज्यादा वाटरी जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा होगी। नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं होगा, म्यूकस नहीं होगी, लेस पस सेल्स। पस सेल्स अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए फीसिस का तो उसमें पस सेल्स जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद नो स्ट्रेनिंग, एनिमल जो है वो स्ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसके पेट में मरोड़, स्ट्रेनिंग हम मरोड़ को कहते हैं, ठीक है, टेनस्मस इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो वो उसमें एनिमल में नहीं होगी। डेसेंट्री में स्केंटी स्टिकी जो पीसेस हैं होंगी, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रादर थिक होगी देन दैट ऑफ द डायरिया। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इज देयर, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस इज देयर एंड अबंडेंट पस सेल्स जो है, पस सेल्स की क्वांटिटी भी जो है वो ज्यादा होगी। और इसके अलावा एनिमल में स्ट्रेनिंग या टेनस्मस की कंडीशन जो है वो देखने में आएगी। एनिमल जो है वो abdominal पेन जो उसके साइन सिम्टम शो करेगा। Then we goes toward the treatment of the diarrhea. उसमें हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आ जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम जो पॉजिटिव एजेंट होगा उसके अगेंस्ट जो ड्रग यूज करेंगे उसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में कंसिडर करते हैं। एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इन्फ्लेमेशन और फीवर जो है उसके साइन है कि अगर एनिमल को इन्फेक्शन है तो उसमें इन्फ्लेमेशन चल रही है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो फीवर भी है, इट मीन्स दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद एंटी एंथलमेंटिक्स, ठीक है, जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एंथलमेंटिक्स होगी। एंटीवायरल, वायरस के अगेंस्ट जो दी जाएगी। एंटी फंगल, फंगस के अगेंस्ट जो है वो दी जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पीसीज, तो उससे पता चल जाता है कि जो ये स्पेसिफिक ड्रग जो है वो हमने कौन सी यूज करनी है। उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमारे पास रिप्लेसिंग द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड जो है आईवी जो फ्लूइड है वो हमने देना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो है जो मिनरल्स जिनकी डेफिशिएंसी हो रही है वो ओआरएस की शक्ल में एनिमल को प्रोवाइड किए जाए। और विद होल्डिंग अल्टरेशन ऑफ डाइट, और डाइट जो है वो उसको रोक दिया जाए अगर आपने चेंज की है। इन केस जो परसिस्टेंट डायरिया है वो इस वजह से भी देखने में आता है कि एनिमल की जो डाइट पहले वो कुछ खा रहा होता है उसको फौरन से चेंज करवा दिया जाता है और न्यू डाइट दे दी जाती है, तो वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है मॉर्फिक नहीं बैठती और एनिमल जो है वो एक परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन डेवलप कर लेता है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आपने फूड रिप्लेस करनी है या चेंज करनी है तो वो सडन नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता। इट मीन्स कि अगर आप वीक में 6 टाइम आप उसको मीट दे रहे हैं और 1 टाइम आप मिल्क दे रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करके आपने अगर डॉग फूड या कैट फूड के ऊपर लेके आना है तो आपने 3 दिन 4 दिन जो है पहले मीट के ऊपर ही रखना है, देन फूड साथ में 1 दिन रिप्लेस करनी है। देन आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीक में जो है वो आपने 2 दिन फूड के ऊपर ले आना है और साथ में 3 दिन जो है वो मीट के ऊपर रखना है। देन फिर आप इन्वर्स कर देंगे, 4 दिन जो है वो आप फूड, कैट फूड या डॉग फूड के ऊपर ले आते हैं एंड देन फिर उसको मीट जो है वो लेस कर देते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि आप उसको ग्रेजुअली रिप्लेस कर चुके होते हैं और इस वजह से जो है एनिमल का बॉडी सिस्टम जो है वो उस फूड के ऊपर भी एडजस्ट हो चुका होता है और इस जरिए से जो है डायरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं होती। दिस वाज ऑल अबाउट डायरिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिम्पनी। तो आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो टिम्पनी क्या है। टिम्पनी क्या है, इसको हम ब्लॉट के नाम से भी जानते हैं, इसको रिमिनल टिम्पनी भी कहा जाता है क्योंकि टिम्पनी की जो कंडीशन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रूमिनेंट्स में डेवलप होती है। रूमिनेंट्स वो
तमाम एनिमल जिनमें जो स्टोमिक है वो 4 चैम्बर्ड होता है और उसमें सबसे बड़ा जो है चैम्बर र्यूमन का होता है, ठीक है। तो र्यूमिनेंट्स उनको कहते हैं। और ये जो टिम्पनी कंडीशन है, इसको अगर डिफाइन करें तो वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ओवर डिस्टेंशन ऑफ र्यूमन, र्यूमन जो है उसकी ओवर डिस्टेंशन हो जाना, एंड रेटिकुलम विद गैसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं स्टोमिक में, उसकी वजह से जो स्टोमिक है वो डिस्टेंडेड हो जाता है, फूल जाता है। और करेक्टराइजेशन ऑफ क्लिनिकली बाय द साइन ऑफ कॉलिक, इसकी वजह से कॉलिक, कॉलिक जो है एब्डोमिनल पेन को कहते हैं। लेफ्ट एब्डोमेन डिस्टेंशन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो एब्डोमेन है वो फूला हुआ नजर आएगा। डिस्पनी एनिमल जो है उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, एंड इट मे कॉज सडन डेथ ड्यू टू द प्रेशर ऑन द लंग्स, ठीक है। और सांस रुकने की वजह से जो है वो एनिमल जो है वो डेथ की तरफ भी जा सकता है। एटियोलॉजी की तरफ अगर जाएं तो इसमें मेनली टू टाइप्स ऑफ ruminal tympanies are there. One is primary and the other one is secondary, ठीक है। Then the primary ruminal tympany is also called frothy और foamy bloat, ठीक है। प्राइमरी जो है इसको हम फ्रॉथी या फॉमी ब्लॉट भी कहते हैं। और ये जो है प्राइमरी रूमिनल टिम्पनी, ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड की गई है। इसमें एक है जो लिग्यूमिनस पास्चर ब्लॉट है, जो कि सब्ज चारा खाने की वजह से होती है, और फीड लॉट ब्लॉट है जो कि दाना खाने की वजह से होती है। लिग्यूमिनस पास्चर ब्लॉट जो है इट इज काज्ड बाय ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन फास्ट ग्रोइंग लश ग्रीन लिग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर चारा बिल्कुल एनिमल को अगर रखा जाए तो उनमें चांसेस होते हैं टिम्पनी के या ब्लॉट के। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि रूमिनेंट्स को जब भी आप सब्ज चारा डालें तो मिक्स करके साथ में भूसा जो है या वीट स्ट्रॉ जो है वो शामिल करके दें, रफेज जो है वो उसकी फीड में जरूर शामिल करें। इसके अलावा लेग्यूमिनस वेजिटेबल जो है पीज या बीन्स या गौर जो है ये खाने से भी जो है एनिमल जो है वो लेग्यूमिनस ब्लॉट या पास्चर ब्लॉट की तरफ चला जाता है। ये अगर आप देखें तो फ्रेश ग्रीन ये जो पाउडर है, जब इसको एनिमल को कम्प्लीटली इस पे रखा जाए तो उन एनिमल में चांसेस पास्चर ब्लॉट के ज्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी रूमिनल टिम्पनी इज फीड लॉट ब्लॉट। इसमें ग्रेन जो है एनिमल बहुत ज्यादा खा लेता है और उसकी वजह से जो गैसेस फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंटेशन गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक्सक्रीट नहीं कर पाता, and by this animal goes towards the feedlot blot and at the end goes towards death, ठीक है। दाने के ऊपर भी बिल्कुल दाने के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए और कंप्लीट जो है सब्ज चारे के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, मिक्स करके जो फूड है वो प्रोवाइड करनी चाहिए एनिमल को। देन वी हैव secondary type of ruminal tympany. In secondary type of ruminal tympany, it is mainly caused by the free gases or gases being produced by the fermentation in the rumen, and the animal body is not able to excrete those gases. वो जो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हैं गैसेस वो इकट्ठी होती रहती हैं, और वो इकट्ठी क्यों हो रही हैं? क्योंकि फेल्यूर इन इरेक्टेशन ऑफ गैसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो वो गैसेस हैं वो या तो चॉकिंग की वजह से एनिमल का जो ब्लॉकेज है इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस जो है ह्यूमन से जो है एक्सक्रीट नहीं हो रही, ना बर्ब की शक्ल में, ना जो है थ्रू रेक्टम गैस के थ्रू गैसेस जो है वो एक्सक्रीट होती हैं। तो इस वजह से जो है इसलिए इसको हम सेकेंडरी र्यूमिनल टिम्पनी कहते हैं। ये जो है आपके सामने एनिमल को आप ऑब्जर्व करें, इसका जो बॉडी है, एब्डोमेन है, जो पेट का रीजन है, वो किस हद तक जो है वो डिस्टेंडेड है। और इस कंडीशन में अगर एनिमल चला जाए, अगर खड़ा हुआ एनिमल, उसमें जो टिम्पनी के साइंस हैं वो फिर भी ट्रीटेबल होंगे। अगर एनिमल जो है वो इतना ज्यादा टिम्पनी और ब्लॉट की कंडीशन डेवलप कर चुका है कि वो जमीन पर लेट जाता है और लेटने के बाद जो है वो बिल्कुल लूज कर जाता है अपनी बॉडी को, और तो उसके बाद एनिमल का रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, देन क्लिनिकल साइंस में अगर हम डिस्कस करें तो डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन है, ठीक है। एब्डोमेन जो है वो फूला हुआ था, पेन इन एब्डोमेन होती है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग है, सांस लेने में प्रॉब्लम, प्रोड्यूजन ऑफ आउट द टंग,
एनिमल जो है वो जुबान बाहर निकाल के जैसे हाँफ रहा हो उस तरह से सांस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये एनिमल जो है इसमें स्टार्ट हो रही है टिम्पनी, ठीक है। यहाँ पे ये अब्डोमेन जो है इसका डिस्टेंशन हो रही है, स्टार्ट हो गई। इसमें जो है वो लेटर स्टेज की तरफ चला गया और अब्डोमेन जो है वो क्लियरली विजिबली जो है वो डिस्टेंडेड है, और इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड है, और ये जो है कंप्लीट टिम्पनी की जो कंडीशन है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें अगेन इस एनिमल में भी और इस एनिमल में भी जो है एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है। एनिमल जो है मुंह खोल के जो है वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, जुबान बाहर निकालेगा, ठीक है। द ruminant मोटिलिटी में बी इंक्रीज्ड इनिशियली बट लेटर इट विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। स्टार्ट में जो है वो ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जब वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता एनिमल गैसेस को, तो उसकी वजह से जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, और इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है कि ह्यूमन की एक्टिविटी जो स्टोमक की एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और अगर उसकी परकशन की जाए, आस्कल्टेटेड परकशन की जाए, तो उसमें हमें पिच्ड टिम्पैनिक साउंड जो पिंग साउंड जो है वो सुनने में आती है। एनिमल में कोलैप्स सडनली एंड डाई ड्यू टू द रेस्पिरेटरी और कार्डिक फेलियर, ठीक है, क्योंकि सांस के लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्टोमक इनका बड़ा होता है उसकी वजह से, या कार्डिक रेस्ट हो जाता है, उस कार्डिक फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से एनिमल जो है वो। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, और ट्रीटमेंट में जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरह का कोई भी एनिमल देखने में आता है जिसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है, गैस फिल्ड है, तो उसमें हम ट्रोकार कैनुला, ठीक है, ये कैनुला अगर आप लोगों ने बर्नूला के नाम से ये वेन जो है बर्नूला, अगर आपने देखा हो ह्यूमन में, ये येलो कलर का कैप के साथ जो है वो फिक्स किया जाता है, जिसमें ड्रिप जो है वो लगाई जाती है, उसको हम बर्नूला या कैनुला कहते हैं। लेकिन अगर ये स्टोमिक बर्नूला हो तो उसको हम ट्रोकार कनूला के नाम से जानते हैं। ट्रोकार कनूला जो है ये दो तरह का होता है, ये एक स्टील का हो सकता है, ठीक है, ये वाला स्टील का है, और ये जो है वो प्लास्टिक का है, ठीक है। इसको हम फ्लैंक रीजन में इस जगह पे जो है वो एनिमल के इंसर्ट करते हैं, और इस तरह से ये कंप्लीट ट्रोकार कैनुला होता है। ये जब हम इंसर्ट कर देते हैं, पॉइंटेड पार्ट जो है, निडल पार्ट जो है वो हम निकाल देते हैं, और ओपन वे पैसेज जो है वो गैसेस को मिल जाता है, और इस तरीके से जो है एनिमल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी गैसेस जो स्टोमक की हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। अब अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में फीड लॉट ब्लॉट, ठीक है, जो दाना खाने की वजह से ब्लॉट की कंडीशन डेवलप होती है। अच्छा, ये दाना खाने से याद आया कि जब आप कुर्बानी के जानवर लेके आते हो तो उसको गंदम डाल देते हो या दाना डाल देते हो, दाना डालने के फौरन बाद अगर आप पानी पिला दो तो उसमें भी जो है ये टिम्पनी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि दाना खिलाने के बाद आप 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद फिर अगर एनिमल को पानी दो, तो उसमें टिम्पनी और ब्लॉट के चांसेस जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो फीड लॉट ब्लॉट में हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हम देंगे, और इसकी रेंज जो है वो 100 ग्राम से ले के 200 ग्राम से 400 ग्राम तक है, और ये 50 से 100 ग्राम तक जो है वो कैल्शियम या अमोनियम कार्बोनेट के ये मिक्सचर सा बना के हम इसको पर ऑरल, पीओ का मतलब था पर ऑरल मीन्स के उसको मुंह के जरिए पिला देंगे। देन पास्चर ब्लॉट में हम क्या करते हैं, हम इंट्रार्यूमिनल इंजेक्शन और पर ऑरल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, ठीक है, ये कर देते हैं। या इसके अलावा अगर हमारे पास पोल ऑक्सलीन है, ठीक है, तो उसकी डोज रेट बनती है 10 to 20 ml मिक्सड विद 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करके ये 10 to 20 ml की बॉयल जो है वो मिक्स करके उसको पिला देते हैं, और उसके बाद जो है एनिमल जो है वो इससे रिकवर कर जाता है। देन हमारे पास जो सेकेंडरी टिम्पनी की जो कि ड्यू टू सम टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो उसमें हम इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए जो है ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑयल में हमारे पास जो है वो वेजिटेबल ऑयल दे सकते हैं, मिनरल ऑयल दे सकते हैं, ये टर्पंटाइन ऑयल जो है वो दे सकते हैं। वेजिटेटिव ऑयल या मिनरल ऑयल जो है वो 200 से 400 ml तक जो है वो एनिमल को पिला सकते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन सा बनाते हैं वाटर के साथ मिक्सअप करके, ठीक है। और टर्पंटाइन ऑयल ये जो है ये 20 से 30 ml तक, ठीक है, 10 टाइम्स लेस डोज है इसकी एनिमल्स में,
देन द वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, ये जो है वो जानवर को पिला सकते हैं और उसके बाद जो है एनिमल जो है वो इससे रिकवर कर जाता है। और एक कॉमन रेसिपी है टेम्पनिंग के लिए जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें टर्पनटाइन ऑयल 15-30 ml, वेजिटेबल ऑयल 200 to 400 ml, और एस्फेटिडा, ठीक है, ये मिल जाता है आसानी से, 15-20 ग्राम, और क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है, 30 to 60 ग्राम।